स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। हमारा 8वां चैप्टर क्लास के अंदर लगभग 50% हो चुका है। मैं 8वां चैप्टर 50% क्लास में करवा चुका हूँ, 50% से ही बाकी है। अगर फिर से स्कूल स्टार्ट होती तो हम लोग क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी कारणवश अगर स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाती तो आधा जो चैप्टर बाकी है उसे भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन हमारा 9th नंबर का चैप्टर जो अभी शुरू हुआ ही नहीं है, जिसकी शुरुआत मैं अभी करने जा रहा हूँ। आज ये छोटा सा 15 या 20 मिनट का लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसके अंदर सिर्फ मैं एरे और स्ट्रिंग का इंट्रो करवाऊँगा। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 9, एरे અને स्ट्रिंगનો उपयोग। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि एरे किसे कहते हैं, स्ट्रिंग किसे कहते हैं, एरे का यूज़ हम लोग जावा के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ हम लोग जावा के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर मुझे अभी तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर, इसमें मुझे सिंपल सा सिर्फ आपको इंट्रो करवाना है। आज मैं आपको एरे या स्ट्रिंग का कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा उसके अंदर मैं आपको एरे के प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, एरे અને स्ट्रिंगનો उपयोग। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि एरे का मतलब क्या होता है, एरे क्या होता है। ओके, और एरे की जावा के अंदर ज़रूरत क्या है। ये आज हम लोग जो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एरे का, तो एरे का जावा के अंदर क्या कंसेप्ट है। तो चलो एरे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ध्यान देना कि ફોર એક્ઝામ્પલ કે એક કંપની છે અને એ કંપનીની અંદર ઘણા બધા એમ્પ્લોય એટલે વર્કર્સ કામ કરે છે અને મારે બધાને એક પર્સનલ એમ્પ્લોય આઈડી આપવાની છે। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय मतलब वर्कर काम कर रहे हैं और मुझे क्या करना है, हर एक पर्सन को उसकी एम्प्लॉय आईडी देनी है। मतलब जितने भी एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं मैं उनको एक पर्सनल आईडी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक एम्प्लॉय की खुद की एक पर्सनल एम्प्लॉय आईडी हो, बराबर। फिर कंपनी के अंदर तो कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, 1000, 2000, 3000, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी वो कितने एम्प्लॉय मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी एम्प्लॉय मेरी कंपनी में के अंदर काम कर रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, हर एम्प्लॉय को उसकी एक पर्सनल एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करके उसको देना चाहता हूँ। तो अगर मान लो मैं अगर एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, हर एम्प्लॉय आईडी की एक अलग सी मतलब हर एम्प्लॉय की एक आईडी होगी। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने INT लिया, इट मीन्स इंटीजर डेटा टाइप लिया। अभी आप जानते हो हम लोग इतने टाइम से जावा पढ़ रहे हैं, इंटीजर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू कैसी होगी, पूर्णांक होगी। ओके, ये जावा के 8 डेटा टाइप में से एक डेटा टाइप है इंटीजर। सो मैंने क्या किया, एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी 1 करके मैंने एक एरे बनाया। शब्दों को समझना, मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एरे क्रिएट कर रहा हूँ। अब एक्चुअली एरे क्या होता है ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वाकई में एरे होता क्या है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 ये मेरा एरे है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला एरे क्रिएट किया एम्प्लॉय आईडी 1 नाम का, और जिसके अंदर मैंने आईडी दे दी 101। मतलब समझ लेना है कि ये मेरी कंपनी का एक वर्कर हुआ खाली, बराबर। ये मेरी कंपनी का सिर्फ एक वर्कर हुआ एम्प्लॉय आईडी 1 करके, जिसके अंदर मैंने उसको आईडी क्या प्रोवाइड की, 101। उसी तरह मैं क्या करूँगा, फिर से इंटीजर नाम का डेटा टाइप डिफाइन करूँगा और कोई दूसरे वर्कर को बुलाऊंगा। मेरी कंपनी का दूसरा वर्कर है, एक वर्कर को मैं आईडी ऑलरेडी दे चुका हूँ 101 नाम की। मैंने क्या किया, मेरी कंपनी का दूसरा वर्कर बुलाया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी 2 दूसरे वर्कर के लिए, जिसकी आईडी में क्या प्रोवाइड करूँगा, 102। ओके, तो यहाँ पे दो वर्कर को दो अलग अलग आईडी में प्रोवाइड कर चुका हूँ। एक वर्कर है एम्प्लॉय आईडी 1 जिसे मैंने आईडी प्रोवाइड की 101। एक वर्कर है एम्प्लॉय आईडी 2 जिसको मैंने आईडी प्रोवाइड की 102। इस तरह मैंने मेरी कंपनी का तीसरा वर्कर बुलाया एम्प्लॉय आईडी 3 जिसको मैंने आईडी प्रोवाइड की 103।
3। तो ये सब क्या है, एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पे मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय के लिए एक एरे, दूसरे एम्प्लॉय के लिए दूसरा एरे, तीसरे एम्प्लॉय के लिए तीसरा एरे। ओके, 1 2 3 ये सब एरे है, और ये सब क्या है, जो आईडी में उनके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ वो। तो समझ लो कि मेरी कंपनी के अंदर थाउजेंड्स एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने? 1000। तो मुझे ऐसे 1000 एम्प्लॉय आईडी के लिए 1000 टाइम्स एरे क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एम्प्लॉय के लिए मैं एक बार एरे क्रिएट कर रहा हूँ, दूसरे एम्प्लॉय के लिए मैं दूसरी बार एरे क्रिएट कर रहा हूँ, तीसरे एम्प्लॉय के लिए मैं तीसरी बार एरे क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसे मुझे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय के लिए थाउजेंड्स एरे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ऐसे 1 2 3 4 5 करते करते मैं लास्ट में कहाँ पहुँचूँगा? 1000 पे। तो जब मैं इंटीजर एम्प्लॉय आईडी 1000 बनाऊंगा तो उसका आईडी क्या आएगा? 1100। ये लास्ट वाला एम्प्लॉय होगा, उसका ये आईडी होगा, क्योंकि मैं 101 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 102 103 104 105 इस तरह से जो 1000 नंबर का एम्प्लॉय होगा उसकी आईडी क्या जनरेट होगी? 1100। अभी इस किस्से में पता है क्या हो रहा है कि मेरे पास थाउजेंड्स एम्प्लॉय है, तो मुझे थाउजेंड्स टाइम्स 1000 बार मुझे अलग अलग एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मैं इस तरह से एरे क्रिएट करूँगा तो मेरा स्पेस कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा जाएगा। इसीलिए मैंने बाजू में लिखा हुआ है कि અહીં 1000 એમ્પ્લોય આઈડી ક્રિએટ કરવી પડશે, જેનાથી મેમરીની ફાળવણી વધારે પ્રમાણમાં થશે અને સિસ્ટમ સ્લો થશે। जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करने पड़ेंगे। पहले तो मुझे 1000 एम्प्लॉय आईडी एरे क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर फिर क्या करूँगा, मैं उनकी एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करूँगा। तो जाहिर सी बात है 1000 टाइम्स आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए एरे क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा जाएगी और सिस्टम स्लो भी हो सकता है। अभी आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम ना हो, आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम ना हो, मुझे 1000 टाइम्स एम्प्लॉय के लिए एरे क्रिएट ना करना पड़े, इसके लिए क्या करने का? अब यहाँ देखो, जो તમારે બધી જ વેલ્યુ એક જ વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કરવી હોય, જો તમારે બધી જ વેલ્યુ એક જ વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કરવી હોય, જેનાથી સ્પેસ ઓછો વપરાય, तो તમારે एरेનો यूज़ करવો પડશે, क्योंकि यहाँ पे तो मेमोरी बहुत ज़्यादा जा रही है और अभी मैं मेमोरी को कम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे थाउजेंड्स टाइम्स एम्प्लॉय के लिए एरे ना क्रिएट करना पड़े। मैं एक ही एम्प्लॉय की मतलब मैं एक ही बार एरे क्रिएट करूंगा और उस एक ही एरे के अंदर मैं क्या कर दूंगा, थाउजेंड्स आईडी स्टोर करूंगा। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, थाउजेंड्स एरे क्रिएट करने पड़ रहे हैं और थाउजेंड्स एरे के अंदर थाउजेंड्स आईडी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने, इस वाले केस में क्या है कि हम लोग एरे एक ही बार क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 2 3 4 थाउजेंड्स टाइम्स एरे क्रिएट किए और पर्टिकुलर हर एरे के अंदर एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ, दूसरे एरे के अंदर दूसरा नंबर स्टोर किया, तीसरे एरे के अंदर तीसरा नंबर स्टोर किया, ऐसे थाउजेंड्स नंबर का जो एरे होगा उसके अंदर ये वाला नंबर स्टोर किया। तो इसमें क्या है कि हमारा मेमोरी का स्पेस ज़्यादा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे थाउजेंड्स टाइम क्रिएट करने के न बजाय हम लोग एरे एक ही बार क्रिएट करेंगे और उस एक ही एरे के अंदर हम लोग थाउजेंड्स आईडी को क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एरे का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि सुनो, पिछले एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय आईडी 1 नाम का एरे क्रिएट किया। ध्यान देना, ये एरे है। यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 101, मतलब पहले वाले एम्प्लॉय को मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी 101। फिर मैंने दूसरा वाला एरे क्रिएट किया एम्प्लॉय आईडी 2 करके, जिसके अंदर मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी 102। फिर मैंने तीसरा वाला एरे क्रिएट किया एम्प्लॉय आईडी 3 करके, उसके अंदर मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी 103। इस तरह से मुझे थाउजेंड्स एरे क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके अंदर मैं इस तरह से वैल्यू स्टोर करता जाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ पे नीचे भी मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है कि एम्प्लॉय आईडी 1 ये पहला एरे, ये पिंक कलर का दिख रहे हैं आपको, ये सब एरे है। एम्प्लॉय आईडी 1 ये पहला एरे जिसके अंदर 101 आईडी प्रोवाइड की गई। एम्प्लॉय आईडी 2 ये दूसरा एरे जिसके अंदर 102 आईडी प्रोवाइड की गई। एम्प्लॉय आईडी 3 ये तीसरा एरे जिसके अंदर 103 आईडी प्रोवाइड की। इस तरह से लास्ट वाला जो होगा एम्प्लॉय आईडी 1000 ये
1000 नंबर का एरे होगा लास्ट वाला, जिसके अंदर 1100 ये जो है एरे की वैल्यू आईडी यहाँ पे प्रोवाइड की गई। तो इस वाले किस्से के अंदर क्या हो रहा है कि मुझे थाउजेंड्स टाइम्स एरे क्रिएट करने पड़ रहे हैं, तो सिस्टम यहाँ पे स्लो हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको लाना है तो देखो बाजू में मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, थाउजेंड्स टाइम्स एरे क्रिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही बार एरे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही बार एरे क्रिएट किया, ये एक ही एरे होगा, लेकिन इस एक ही एरे के अंदर हम थाउजेंड्स नंबर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। थाउजेंड्स आईडी हम लोग एक ही एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं नंबर दिया ही नहीं है 1 2 3, क्योंकि ये तो कॉमन है। ओके, तो ये एक ही एरे क्रिएट करना है। अब सवाल ये है कि एरे क्रिएट कैसे होता है, जावा के अंदर एरे बनता कैसे है। तो देखो उसका स्टेटमेंट, उसकी वाक्य रचना मैंने यहाँ लिखी हुई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इंटीजर, INT मतलब डेटा टाइप। ओके, जाहिर सी बात है अगर इंटीजर लिखोगे तो उसके अंदर स्टोर होने वाले एरे कैसे होंगे, नंबर के फॉर्मेट में होंगे। रीज़न, इंटीजर नाम का डेटा टाइप है इसलिए। लेकिन अगर इंटीजर की जगह अगर मैं स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप लेता हूँ तो फिर इसमें नंबर्स नहीं आएंगे, तो फिर उसके अंदर स्ट्रिंग्स आएंगे। तो आपको सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा अंदर इनपुट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे अभी इंटीजर डेटा टाइप है इसीलिए इसके अंदर सब नंबर्स ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया और यहाँ पे आप जो नाम का एरे क्रिएट करना चाहते हो वो नाम यहाँ दे दो। अब एरे आप कोई भी नाम का क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसी नाम का एरे क्रिएट होता है। एज यू विश, आप एरे अपनी मर्जी से किसी भी नाम का क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी नाम का एरे क्रिएट किया। देखो ये दिख रहा है आपको एम्प्लॉय आईडी, ये इस नाम का मैं एरे क्रिएट करना चाहता हूँ और यहाँ पे एरे एक ही बार क्रिएट होगा। आप लोगों को थाउजेंड्स एरे क्रिएट नहीं करने हैं, वरना तो फिर पिछले वाले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में फ़र्क क्या रह जाएगा। हम लोगों को थाउजेंड्स टाइम्स एरे क्रिएट न करना पड़े, इसलिए तो हम लोग एरे का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इंटीजर नाम का डेटा टाइप डिक्लेयर करना है। जिस नाम का आप एरे क्रिएट करना चाहते हो वो नाम यहाँ पे डिफाइन कर दो। मैं एम्प्लॉय आईडी नाम का एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, बाजू मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया। ये सिस्टम है, देखो अभी एरे ना 2 टाइप के आते हैं, ध्यान देना थ्योरी पे। एरे 2 टाइप के आते हैं, एक आता है 1D एरे, ओके 1 डायमेंशियल, और दूसरा आता है 2D एरे 2 डायमेंशियल। ओके, अब 1D एरे और 2D एरे पहचानने का कैसे, अगर यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है तो वो 1D एरे का एग्जांपल है। लेकिन अगर इसके बाजू में अगर वापस यहाँ पे अगर दूसरा और एक ब्रैकेट है तो फिर वो 2D एरे का एग्जांपल है। तो अभी फ़िलहाल ये एक ही ब्रैकेट है। ओके, तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, 1D एरे का एग्जांपल है ये। लेकिन अगर ये सेम ब्रैकेट अगर इसके बाजू में भी अगर होता तो फिर वो 2D एरे का एग्जांपल होता। और 1D एरे को हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, वेक्टर गुजराती ने अंदर इन्हें सदिश कहवाए। ओके, वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थियरी की ओर कि एरे कैसे क्रिएट होता है। इंटीजर नाम का डेटा टाइप लो, बाजू में आपको जो जिस नाम का एरे क्रिएट करना है वो नाम यहाँ लिख दो। अभी मैं एम्प्लॉय आईडी नाम का एरे क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाजू में आपको ब्रैकेट लगाने हैं एज अ रूल्स के हिसाब से, देन इक्वल एंड देन न्यू लिखना है। अभी आप जानते हो न्यू कीवर्ड का यूज़ हम लोग कब करते हैं, हम लोग थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं 7वें चैप्टर में और 8वें चैप्टर में। न्यू कीवर्ड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जब भी जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो एरे के अंदर भी सेम कंसेप्ट है कि आपको जब भी एरे क्रिएट करना हो तब भी आप न्यू कीवर्ड का ही यूज़ कर सकते हो। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एरे भी एक वन टाइप का क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर एरो करके लिखा हुआ है कि एरे अल्सो नोन एज अ ऑब्जेक्ट, कि एरे भी ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट को बनाना हो तो भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं और एरे को बनाना हो तब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस एग्जांपल में आपको एम्प्लॉय आईडी को ऑब्जेक्ट नहीं समझना है, ये हमारे लिए एरे है। तो बस मैं आपको एरो करके सिर्फ बता रहा हूँ कि एरे भी ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी हमारे एग्जाम्पल में एम्प्लॉय आईडी ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट नहीं, एम्प्लॉय आईडी ये हमारे लिए कौन है, एरे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एरे का है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। रेडी, तो चलो इस तरह से आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एरे क्रिएट कर सकते हो। एंड देन
इंटीजर नाम का डेटा टाइप फिर से लिया और इसके अंदर आप कितने एम्प्लॉय क्रिएट करना चाहते हो, मतलब ऐसे कितने एम्प्लॉय आपके पास है जिसकी आप आईडी क्रिएट करना चाहते हो। तो मेरे पास लिमिट कितनी है, 1000 एम्प्लॉयज़ की। जैसे हम लोग पहली बात कर रहे थे कि मेरे कंपनी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय है, तो मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर थाउजेंड्स लिख दिया। अगर आपकी कंपनी में अगर वर्कर ज़्यादा है, 2000 है तो यहाँ पे 2000 कर दो, 500 है तो यहाँ पे 500 कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने एम्प्लॉयज़ के लिए आईडी क्रिएट करना चाहते हो उसकी जो रेंज है वो रेंज आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है, बराबर। अब और एक थ्योरी का हम लोगों को पता है कि जब हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करके जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होता है, हिप मेमोरी के अंदर। ये मैं आपको क्लास के अंदर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होता है, हिप मेमोरी के अंदर। सो उसी तरह अगर हम लोग इसे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं जबकि ये अभी हमारे लिए एरे है, तो ये एरे भी कहाँ क्रिएट होता है, हिप मेमोरी के अंदर ही होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने सेकंड एरे के अंदर मेंशन किया है कि एरे मेमोरी ऑक्यूपाई इन हिप। इसका मतलब कि एरे अपनी मेमोरी कहाँ पे क्रिएट करता है, हिप के अंदर। मतलब क्या है कि ये सिमिलर हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह ही हुआ। जैसे ऑब्जेक्ट अपनी मेमोरी कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, हिप के अंदर, उसी तरह एरे भी अपनी मेमोरी कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, हिप के अंदर। ऑक्यूपाई मतलब कहाँ पे मेमोरी वो बनाता है, कहाँ पे मेमोरी वो क्रिएट करता है। तो याद रखना। तो होगा क्या बताए, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर इसकी तरह थाउजेंड्स एरे क्रिएट करने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे एरे एक ही क्रिएट होगा, कौन से नाम का, एम्प्लॉय आईडी। और इस एक ही एरे के अंदर हम लोग थाउजेंड्स आईडी सीधा के सीधा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो, ये हो गया 101, ये हो गया 102, ये हो गया 103, 4, 5, 6, 7 से कंटिन्यू चलता जाएगा। और लास्ट वाला जो एम्प्लॉय होगा थाउजेंड्स नंबर का आखिरी वाला, उसको कौन सी आईडी मिलेगी, 1100। सो इस तरह से सारे के सारे एरे एक ही, सॉरी सारे के सारी आईडी एक ही एरे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कितनी सारी मेमोरी बचेगी, इनकी तरह यहाँ पे हमें थाउजेंड्स एरे क्रिएट करने की नौबत नहीं आएगी, थाउजेंड्स एरे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही एरे के अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो अब सुनो आगे का थ्योरी। जैसे अगर मैं भी इस एग्जांपल की बात करूँ, ओके, इस एग्जांपल की बात करूँ कि मान लो अगर मुझे 103 नंबर की आईडी चाहिए, तो आप क्या देखोगे कि 103 नंबर की आईडी कौन से एम्प्लॉय की है। ओके, अगर आपको 103 नंबर की आईडी पे काम करना है कुछ, तो आप पहले क्या करोगे, ये पूछोगे कि ये 103 नंबर की जो आईडी है वो कौन से एम्प्लॉय की है। तो इससे हमें पता चलता है कि 103 नंबर की आईडी कौन से एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय आईडी 3 की है। उसी तरह अगर आपको 102 नंबर की आईडी चाहिए तो आप सवाल करोगे 102 नंबर की आईडी किसकी है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि 102 नंबर की आईडी एम्प्लॉय आईडी 2 की है। लेकिन ये वाले कंसेप्ट में आप कैसे जज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एरे है, यहाँ पे अलग अलग एरे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, ये हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि 103 ये एम्प्लॉय आईडी 3 की है, ये 102 ये एम्प्लॉय आईडी 2 का है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो वो सभी के लिए एक ही एरे कॉमन है। तो अगर ऐसे केस में अगर आपको जानना है कि 103 ये आईडी कौन से एरे का है, जबकि एरे तो सेम है, एम्प्लॉय आईडी सभी के लिए एरे सेम है, तो यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करोगे बताता हूँ। जैसे कि देखो, इंटीजर नाम का डेटा टाइप है, अगर आपको जानना है कि 103 ये आईडी किसका है, तो हम लोगों को पता चल गया एम्प्लॉय आईडी 3 का, मतलब ये। लेकिन अगर ये वाले कंसेप्ट में अगर आपको ये सेम चीज़ जज करनी है, तो उसके लिए आपको है ना इंडेक्स पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। सारे आईडी के लिए इंडेक्स पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, सारी आईडी के लिए। हर आईडी का एक खुद का इंडेक्स पोजीशन होगा, और इंडेक्स पोजीशन की शुरुआत ऑलवेज 0 से होती है। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू, एरे के चैप्टर क्या, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू, कि जब भी हम लोग इंडेक्स पोजीशन सेट करते हैं किसी नंबर के लिए, तो याद रखना उसकी शुरुआत ऑलवेज 0 से होती है। तो हमारा सबसे पहला आईडी कौन सा है, हमारे सबसे पहले एम्प्लॉय का सबसे पहला आईडी कौन सा है, 101, तो जिसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 0। फिर हमारे पास दूसरा एम्प्लॉय है, ओके, एम्प्लॉय आईडी 2, तो उसका आईडी क्या है, 102, तो उसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 1। तीसरे एम्प्लॉय का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 2। इस तरह से आगे आगे कंटिन्यू करते जाओ। तो जो आखिरी वाला एम्प्लॉय है 1000 नंबर का,
ओके, अपने पास 1000 एम्प्लॉय है तो जो 1000 नंबर का एम्प्लॉय होगा उसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा 999। क्यों? क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही थी इसलिए। तो ये याद रखना, आप जब भी किसी एक ही एरे के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईडी प्रोवाइड करते हो तो उन आईडी का खुद का एक इंडेक्स पोजीशन होता है। तो 101 का इंडेक्स पोजीशन 0, 102 का इंडेक्स पोजीशन 1, 103 का इंडेक्स पोजीशन 2, इस तरह से आगे चलता जाएगा। और इस तरह से लास्ट वाला जो एम्प्लॉय है और उसका आईडी क्या है 1100, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी 999। ओके, तो इंडेक्स पोजीशन को गुजराती के अंदर कहा जाता है सूचक स्थानांक। तो अभी बताओ, जैसे ये 103 नंबर की आईडी अगर मुझे एक्सेस करनी है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 103 आईडी किसकी है, तो एम्प्लॉय आईडी 3 की। अब यहाँ पे अगर आपको सेम कंसेप्ट चेक करना है कि 103 नंबर की आईडी आपको चेक करनी है, तो आपको चेक करने का कि इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है 2। मतलब यहाँ पे 103 को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ये वाला एरे नोट करना पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ पे 103 को एक्सेस करने के लिए इसके इंडेक्स पोजीशन को नोट करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि इसके इंडेक्स पोजीशन को ध्यान में लेके ही आप उस आईडी को एक्सेस कर पाओगे। अगर आप इंडेक्स पोजीशन माइंड में 1 ले रहे हो तो आपको वैल्यू 102 मिलेगी। आप अगर इंडेक्स पोजीशन माइंड में 0 ले रहे हो तो आपको वैल्यू 101 मिलेगी। ओके, आप अगर इंडेक्स पोजीशन लास्ट में 999 ले रहे हो तो आपको वैल्यू 1100 मिलेगी। तो ये थ्योरी बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है कि एरे के अंदर ऑलवेज शुरुआत कहाँ से होती है 0 से होती है, बराबर। तो ये है, इस तरह से 103 को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को इसकी इंडेक्स पोजीशन माइंड में लेनी पड़ेगी 2, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन माइंड में लूंगा 2 तभी मुझे इसका जवाब पता चलेगा 103। अगर मैं इंडेक्स पोजीशन माइंड में 3 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी 104, इस तरह से। तो ये हो गया आपका एक स्लाइड का थ्योरी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी नंबर्स नहीं, अभी मैं यहाँ पे नेम स्टोर कर रहा हूँ। पिछले एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे मैं एज अ एरे के तौर पे नंबर को स्टोर कर रहा था, जबकि यहाँ पे मैं एज अ एरे के तौर पे मैं नाम को स्टोर कर रहा हूँ। मतलब आप नाम को भी एज अ एरे स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अभी ये क्या था एम्प्लॉय आईडी। ओके, अब मुझे उसी तरह एम्प्लॉय नेम का बनाना है, तो ये तो आईडी की बात हुई, तो आईडी अगर होगी तो नंबर्स ही आएंगे। लेकिन अगर मुझे एम्प्लॉय के नाम भी चाहिए तो ये वाले एग्जांपल में जाऊंगा तो मुझे वापस नाम के लिए 1000 से एरे क्रिएट करने पड़ेंगे। एम्प्लॉय नेम 1, एम्प्लॉय नेम 2, एम्प्लॉय नेम 3, बराबर। ये वाला एग्जांपल की बात करूँ तो लेकिन यहाँ पे मुझे थाउजेंड्स ऑफ नेम के लिए एरे क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले एग्जांपल के साथ जाता हूँ तो मुझे एम्प्लॉय नेम नाम का एक ही एरे क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं थाउजेंड्स एम्प्लॉय के नाम स्टोर कर सकता हूँ। तो ये वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे नंबर के तौर पे एरे प्रिंट करवाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे नेम के तौर पे एरे प्रिंट करवाए जा रहे हैं। और देखो डेटा टाइप भी मैंने चेंज कर दिया, डेटा टाइप भी मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर डेटा टाइप था इसलिए मैंने एरे कौन सा बनाया, एम्प्लॉय आईडी। और इसीलिए उसके अंदर मैंने सभी की आईडी प्रोवाइड की है नंबर के अंदर। सब न्यूमेरिक डेटा है, ओके, एक ही प्रकार का डेटा है सब, ओके, सब नंबर्स ही है। अब अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे मैं नाम स्टोर नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो मैंने 0 पे 101, 1 पे 102, 2 पे 103। अब अगर यहाँ पे मैं 3 पे अगर मनीष नाम स्टोर करूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि मनीष यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि मनीष ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप नहीं है, इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, सिर्फ नंबर्स, ओके, और भी पूर्णांक नंबर। आप यहाँ पे अगर मैं मनीष लिखना चाहूँ तो मनीष यहाँ पे मैं स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि सारे नंबर्स के बीच में मनीष नहीं आ सकता। या तो सारे नंबर्स होने चाहिए या तो सारे नाम ही होने चाहिए। और अगर सारे नाम अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे डेटा टाइप भी बदल जाएगा, ओके, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप नहीं आएगा फिर। तो ये पूरा एग्जाम्पल किसके लिए है, इंटीजर के लिए। और इसके अंदर सिर्फ नंबर्स के तौर पे ही एरे प्रिंट होंगे। अब मैंने क्या किया, देखो सेम, ये सेम कंसेप्ट है। अब ये लाइन देखो, ये पूरी लाइन मैंने कॉपी करके अगली स्लाइड में पेस्ट किया है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी नाम के लिए बनाना है। तो देखो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप ले लिया। यहाँ पे क्या था, इंटीजर नाम का डेटा टाइप था, यहाँ पे अभी स्ट्रिंग नाम का ले लिया। और यहाँ पे मैंने एक एरे
क्रिएट किया एम्प्लॉय नेम नाम का, यहाँ पे कौन सा एरे क्रिएट किया था एम्प्लॉय आईडी नाम का, यहाँ पे कौन सा किया एम्प्लॉय नेम नाम का। ओके, वापस एरे क्रिएट करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा न्यू कीवर्ड का, मतलब न्यू कीवर्ड का यूज़ करके मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट कर लिया और बाद में मैंने स्ट्रिंग लिखा। पिछले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे इंटीजर लिखा था, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा। तो मुझे कितने नाम बनाने हैं थाउजेंड्स, क्योंकि थाउजेंड्स आईडी है तो नाम भी कितने बनने चाहिए थाउजेंड्स। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा एक ही एरे बनाएगा एम्प्लॉय नेम नाम का, इसकी तरह गलती नहीं करेगा, यहाँ पे 1000 एरे क्रिएट नहीं करेगा, क्या करेगा एक ही एरे बनाएगा एम्प्लॉय नेम नाम का और उस एक ही एरे के अंदर थाउजेंड्स एम्प्लॉय के नाम स्टोर कर देगा। तो थाउजेंड्स एम्प्लॉय में से पहला एम्प्लॉय है मनीष, दूसरा एम्प्लॉय है क्रियांश, तीसरा एम्प्लॉय है हितेश, चौथा एम्प्लॉय है राहुल। इस तरह से थाउजेंड्स एम्प्लॉय है और जो लास्ट वाला एम्प्लॉय है 1000 नंबर का उसका नाम है दीपक। मतलब वो थाउजेंड्स एम्प्लॉय एक ही एरे के अंदर क्रिएट करेगा और जब ये एरे क्रिएट हो जाएंगे अंदर स्टोर हो जाएंगे तो हर एक एरे की खुद की एक इंडेक्स पोजीशन होगी। जैसे कि मनीष की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी 0, क्रियांश की क्या होगी 1, हितेश की क्या होगी 2, राहुल की क्या होगी 3। इस तरह से लास्ट वाला जो है 1000 नंबर का दीपक नाम का एम्प्लॉय उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी 999। तो इंडेक्स पोजीशन के बेस पे मैं उस एम्प्लॉय को एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे राहुल को एक्सेस करना है, ओके, तो मैं उसका इंडेक्स पोजीशन देखूंगा क्या है 3, तो इंडेक्स पोजीशन के बेस पे मैं राहुल को एक्सेस कर पाऊंगा। बराबर, मुझे अगर मान लो 2 नंबर की पोजीशन पे कौन सा एम्प्लॉय है उसको एक्सेस करना है तो मुझे चेक करने का यहाँ पे 2 नंबर पे कौन है तो 2 नंबर पे हितेश है, तो मैं 2 नंबर के इंडेक्स पोजीशन पे हितेश है तो मैं 2 नंबर के बेस पे हितेश को एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये वाले एग्जाम्पल में और पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे एरे के अंदर सब नंबर्स थे जबकि यहाँ पे एरे के अंदर सब स्ट्रिंग्स है, तो एक ही टाइप का डेटा हुआ। मैं ये वाले एरे के अंदर यहाँ पे नाम नहीं लिख सकता क्योंकि ये सब इंटीजर है और ये वाले डेटा के अंदर मैं नंबर नहीं लिख सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग है। समझ में आया? अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मनीष, क्रियांश, हितेश, राहुल और यहाँ पे अगर मैं 105 लिखूँ तो नहीं चलेगा क्योंकि 105 ये नंबर हो गया। बराबर, तो नंबर यहाँ पे एरे एज एरे स्टोर हो ही नहीं सकता। रीज़न डेटा टाइप स्ट्रिंग है। 105 अगर आपको स्टोर करना है तो 105 स्टोर करने के लिए आपको ये वाले एग्जांपल में आना पड़ेगा इंटीजर के। बराबर, ना मैं इसमें नेम स्टोर कर सकता हूँ और ना मैं इसमें नंबर स्टोर कर सकता हूँ। नेम के लिए अलग एरे होगा और नंबर्स के लिए अलग एरे होगा। नंबर्स के लिए एरे क्रिएट कर रहे हो तो डेटा टाइप इंटीजर रखो, नेम के लिए अगर एरे क्रिएट कर रहे हो तो डेटा टाइप स्ट्रिंग रखो। तो एरे की व्याख्या क्या होगी? एक ज प्रकारना डेटा जो તમારે એક જ પ્રકારના ડેટા સ્ટોર કરવો હોય, ઓકે, એ પણ એક જ વેરિયેબલની અંદર, તો એને કહેવાય એરે। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक ही वेरिएबल है जिसके अंदर थाउजेंड्स वैल्यू है। हमारे इस वाले केस के अंदर भी ऐसा ही है, एक ही वेरिएबल है जिसके अंदर थाउजेंड्स वैल्यू है। तो एक જ પ્રકારનો ડેટા જ્યારે સ્ટોર કરવો હોય તો એને કહેવામાં આવે છે એરે। तो ये तो बस खाली मैंने आज आपको मैंने सिंपल सा एरे का इंट्रोडक्शन करवाया। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब जब अगला लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा हमारा 1D एरे के बारे में। किसका? 1D एरे। क्योंकि देखो एरे तो ऐसे 3 टाइप के आते हैं, एक आता है 1D एरे, एक आता है 2D एरे और एक आता है 3D एरे। लेकिन 3D एरे के बारे में हमारे बुक के अंदर कोई टॉपिक नहीं है, एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं 3D एरे। तो हम लोगों को सिर्फ 2 टाइप के एरे सीखने हैं, एक 1D एरे और एक 2D एरे। और 1D एरे और 2D एरे जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग लास्ट में सीखेंगे स्ट्रिंग एरे। ओके, कौन सा सीखेंगे? स्ट्रिंग एरे। देखो अगर बात करें इंटीजर की तो इसके अंदर 2 एरे आएंगे, एक आएगा 1D एरे और एक आएगा 2D एरे। 1D एरे के अंदर यहाँ पे एक ही ब्रैकेट आता है, 2D एरे के अंदर ऐसे आपको 2 ब्रैकेट मिलेंगे आजू बाजू के अंदर। बराबर, तो वो 2 कॉन्सेप्ट तो वो हो गए 1D एरे और 2D एरे। जब 1D एरे और 2D एरे खत्म हो जाएगा देन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे स्ट्रिंग एरे क्या होता है। तो इस तरह से मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए अभी 3 टॉपिक और पढ़ाने हैं। एक टॉपिक 1D एरे का, दूसरा टॉपिक 2D एरे का और तीसरा टॉपिक स्ट्रिंग एरे का। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर
ख़त्म, क्योंकि इसके आगे भी कुछ टॉपिक्स हमारे बुक में हैं जो इस साल सिलेबस के अंदर कट किए गए हैं, इसलिए मैं वो नहीं चलाऊंगा। तो अभी हम लोगों को सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं, 1D एरे, 2D एरे और स्ट्रिंग एरे। तो अगला जो एरे के ऊपर लेक्चर होगा उसमें मैं आपको 1D एरे के बारे में थियरी सिखाऊंगा और साथ में आपको एरे का प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा जावा के अंदर। ओके, लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंट्रो का थ्योरी था। तो आई होप कि आपको एरे क्या होता है वो आज का लेक्चर देखने के बाद समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।